हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के बारे में पढ़ाऊंगी। महमूद गजनवी के आक्रमण ने एक बात तो साबित कर दी थी कि भारत सैनिक दृष्टि से कमज़ोर है और उसका फ़ायदा उठाकर उसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी थी। मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश का रहने वाला था, जो कि गजनी और हेरात के बीच का प्रदेश आज का प्रेजेंट अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ का था। गोर वंश तुर्कों का शंसनबी वंश था। जब मैंने आपको महमूद गजनवी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि वह यमनी वंश का है। यह शंसनबी वंश का है जो पूर्वी ईरान से आकर के गोर प्रदेश में बस गए थे। 1163 में ग्यासुद्दीन ने गोर वंश की प्रभुसत्ता का स्थापना कर दी थी, जिसमें गजनी के प्रदेश को भी उसने जीत लिया था। इस प्रकार से गजनी वंश या महमूद गजनवी की वंशज इतने बलशाली नहीं थे कि वे उस वंश की सत्ता को स्थापित रखते, और इसका फायदा ग्यासुद्दीन ने उठाया और उसने अपने गोर वंश की वहां पे स्थापना करी और गजनी के प्रदेश को भी अपने राज्य में मिला लिया था। ग्यासुद्दीन ने इस प्रदेश यानी गजनी के प्रदेश पर अपने भाई शिहाबुद्दीन या शिहाबुद्दीन को गद्दी पे बैठाया और इस प्रदेश का अधिकार उसे दिया, और यही शिहाबुद्दीन आगे चल करके मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण रहे? उसमें प्रमुख रूप से जो है वह है भारत पर गजनवी वंश को समाप्त करना, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर, जैसा कि आपको मैंने महमूद गजनवी का आक्रमण जब पढ़ाया था तो बताया था, पंजाब, सिंध और मुल्तान के प्रदेश पे महमूद गजनवी अपने सामंतों को नियुक्त करके गया था, और इस समय खुशक करके व्यक्ति जो था वह पंजाब पर शासन कर रहा था। तो गजनवी वंश के पूर्ण रूप से समाप्त करना ही मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, क्योंकि गजनी और गोरवंश की आपसी शत्रुता थी, इसलिए यह जरूरी समझ रहा था कि वह इस वंश को समाप्त करेगा, तभी भारत में और आगे बढ़ पाएगा। मोहम्मद गोरी के लिए इस समय जो समस्या थी वह यह कि ख्वारिज्म का शाह जो था वह गोर प्रदेश पर अपनी नियत रखता था, और चूंकि वह बलशाली था इसलिए वह पश्चिम की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। अब उसके लिए एक ही चारा था कि वह किस तरह से पूर्व में आगे बढ़े, और वह पूर्व में आगे बढ़ता है तो भारत ही उसके सम्मुख एक मुख्य राज्य था जिस पर वह अपना अधिकार या आक्रमण करके अपने अंतर्गत ले सकता था। अन्य कारणों में, जैसा कि और अन्य महमूद गजनवी का आक्रमण और उससे पहले जो अरब आक्रमण हुए हैं, उन सब में जो प्रमुख कारण भारत पर आक्रमण कर रहा है वह यहाँ की समृद्धि और यहाँ से धन की प्राप्ति करना। तो मोहम्मद गोरी का भी एक उद्देश्य यही था कि वह भारत पर आक्रमण करे और यहाँ से जितना धन बटोर सकता है वह धन वसूल कर। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी? अगर हम उसकी बात करें तो भारत जिस तरह से महमूद गजनवी के समय में राजनीतिक विच्छिन्नता से ग्रसित था, उसी प्रकार की राजनीतिक विश्रृंखलता आज भी यानी कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय में भी थी। और जबकि हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण 148 वर्षों के पश्चात भारत पर हुआ था, इन 148 वर्षों में भी भारत कुछ सीख नहीं पाया और आज भी उसी तरह से राजनीतिक एकता का अभाव भारत में था।
बात करें हम कि कौन कौन से प्रदेशों पे किस किस का अधिकार था, क्या राजनीतिक स्थिति थी, तो इसमें सिंध में सुम्र जाति के शिया वंश के जो शासक थे वह शासन कर रहे थे। मुल्तान में करमाथी जाति के शिया शासक जो थे वे राज्य कर रहे थे। और पंजाब में गजनवी वंश का शासक, जैसे कि अभी बताया था कि खुशक शाह जो है वह राज्य कर रहा था। खुशक शाह जो था वह इतना वीर या योग्य नहीं था कि वह भारत में अपने इस राज्य को पूर्ण रूप से स्थायित्व प्रदान कर सकता। भारत के अन्य राजनीतिक क्षेत्रों को देखें तो गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश, जिसमें मूल राज द्वितीय शासन कर रहा था, अहिलवाड़ा उसकी राजधानी थी। दिल्ली और अजमेर में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे राज्य कर रहा था, जिसको राय पिथौरा भी नाम दिया गया है। कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था, जिसका जयचंद शासक था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश शासन कर रहे थे और परमार्दी देव यहाँ का राजा था। इसके अतिरिक्त बंगाल में पाल वंश का शासन था और पूर्वी बंगाल में, जैसे कि हम प्रेजेंट बांग्लादेश और उसके आसपास का, यानी कि भारत के अंदर भी कुछ प्रदेश आता है, वह हिस्सा है, वहां पर सेन वंश का शासन था। कलुचरी में चेदी वंश का शासन था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न राजवंश शासन कर रहे थे। सामाजिक दृष्टि से भी भारत विशृंखल ही था, जाति और वर्ग विभेद आज भी था, और राजनीतिक क्षेत्र में राजवंश के रूप में सिर्फ क्षत्रिय ही राज्य कर सकते थे। ब्राह्मण वंश की सर्वश्रेष्ठता थी। सैनिक सिर्फ क्षत्रिय वंश ही सेना का कार्य कर सकते थे। तो इस तरह से समाज में भी एकता नहीं थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। बाकी सब जाति जो थी वह समाज के अन्य वर्गों से इतना मेल ही नहीं उत्पन्न हुआ कि उनमें इतनी जागृति उत्पन्न होती कि वे किसी एक विदेशी आक्रांता का सामना करने के लिए समाज को एक रूप से प्रस्तुत कर पाते। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था, जो उसने मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर उसने सरलता से विजय भी प्राप्त कर ली थी और उच्च और सिंध के निचले प्रदेश पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, परंतु मूल राज द्वितीय ने उसको आबू के पहाड़ों के मध्य ही रोक करके इतनी जबरदस्त परास्त दी थी, जो मोहम्मद गोरी के लिए एक बहुत जबरदस्त ब्लो था। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने 1179 में पेशावर पर अपना अधिकार किया। 1181 में उसने लाहौर पर अधिकार किया। 1185 में उसने सियालकोट पर अधिकार किया और 1186 में गोरी ने खुशक शाह पर आक्रमण करके उसको बंदी बनाया और समस्त पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के अंतर्गत ले लिया। इस प्रकार से गजनी का राजवंश, जो उसका मुख्य उद्देश्य था, उसको उसने यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब उसका सीधा टकराव जो थी वह भारत में दिल्ली और अजमेर के शासक चौहान शासक राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय से थी। उसने भटिंडा के किले पर अपना अधिकार किया, जो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में आता था, और उस पर अधिकार करने के पश्चात उसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को एक डायरेक्ट चुनौती दी थी। और भटिंडा के किले को पुनः प्राप्त करने के लिए जब पृथ्वीराज तृतीय ने संघर्ष किया तो वह 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से आज हम उसको जानते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। परंतु इस विषय में भी अलग अलग मत हैं। हमीर महाकाव्य कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था और उसके दया याचना करने पर उसको छोड़ दिया था। मिन्हासु सिराज, जो मोहम्मद गोरी का ही दरबारी कवि था, वह लिखता है कि पृथ्वीराज तृतीय के भाई गोविंद राय को
मोहम्मद गोरी ने अपनी तलवार से घायल कर दिया था और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी को गोविंद ने भी धक्का दिया था और घोड़े पर से वह गिरने ही वाला था कि उसको उसके एक सैनिक ने ही बचा लिया था, परंतु वह गंभीर रूप से घायल हुआ था और इसके फलस्वरूप वह मैदान छोड़ करके चला गया था। इस सफलता और शानदार विजय के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय ने भटिंडा के किले पर पुनः आक्रमण कर दिया, परंतु गोरी ने इस समय जो किलेदार मलिक जियाउद्दीन को नियुक्त करा था वह इतना शक्तिशाली था और किले की उसने दृढ़ता से रक्षा करी और पृथ्वीराज तृतीय को 13 माह लगे उस किले को जीतने के लिए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी, क्योंकि वह यहाँ से हार करके गया था, तो उसने अपनी सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए भारत पर पुनः आक्रमण किया और इस समय वह 1,20,000 सेना के साथ में भारत पर आया। उसने पुनः भटिंडा के किले की घेराबंदी शुरू कर दी और उसको अधिकार करने के पश्चात में वह तराइन के मैदान में पुनः आकर के उपस्थित हुआ और पृथ्वीराज तृतीय भी अन्य अनेक हिंदू राजाओं को अपने साथ में लेकर के एक बड़ी सेना के साथ में 1192 यानी कि 1192 में तराइन के मैदान में आया, परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई। सेना की संख्या बड़े होने के उपरांत भी मोहम्मद गोरी की सेना की श्रेष्ठता और सजगता ने पृथ्वीराज तृतीय को इस युद्ध में हराया था। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और अंततः भारत में मुसलमान सत्ता या मुसलमानी प्रभुता की स्थापना हो गई और राजपूतों का दिल्ली पर से अधिकार अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ताजुल मासिर में लिखा है हसन निजामी ने कि पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के साथ में अजमेर गया था और उसने मोहम्मद गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों पर एक तरफ उसका नाम और दूसरी तरफ मोहम्मद साम लिखा हुआ मिलता है, तो वह यही सिद्ध करता है कि मोहम्मद गोरी की अधीनता उसने स्वीकार कर ली थी, परंतु बाद में जब उसने विद्रोह किया तो उस विद्रोह के फलस्वरूप उसको दंड दिया गया और मृत्यु दंड उसको दिया गया। परंतु तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। स्मिथ ने लिखा है, विंसेंट स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि हम 1192 का तराइन के युद्ध को निर्णात्मक युद्ध कह सकते हैं क्योंकि इसमें मुसलमान आक्रमण की अंतिम विजय सुनिश्चित हो गई थी। इसी तरह से डॉक्टर DC गांगुली लिखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति को चोट पहुंचाई वरन संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनी और इस विजय के फलस्वरूप भारतीय राजाओं का मनोबल को बहुत जबरदस्त आघात पहुंचा और मोहम्मद गोरी के लिए भारत विजय अब एक सरल विजय हो गई थी और यही कारण था कि इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने हासी, कोराम आदि जगहों पर शीघ्रता से अधिकार कर लिया था और अजमेर को भी अपने अधिकार में ले लिया था। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर अपना अधिकार नहीं किया वरन उसने पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र को ही अजमेर की गद्दी पर कायम रहने दिया और इसी तरह से दिल्ली में उसने गोविंद तृतीय के पुत्र को गद्दी नशीन किया। तो उसने हिंदुओं को अपने विरोध में नहीं करा बल्कि उसने एक सुव्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करी, परंतु बाकी विजित प्रदेशों के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि दिल्ली पर भी उसने अधिकार कर लिया था अजमेर विजय के पश्चात और दिल्ली विजय के पश्चात, तो इस प्रकार से वह उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में इंद्रप्रस्थ उसको न केवल
भारत में दिल्ली पर ही शासन करना था, वरन उसने अन्य सारे प्रदेशों को भी विजित कर लिया था। और इन प्रदेशों को विजय करने के उपरांत दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप दी थी और वह पुनः वापस चला गया था। तो बच्चों, यह मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण और पृथ्वीराज तृतीय के साथ में जो युद्ध हुआ वह मैंने बताया है। नेक्स्ट भाग में उसकी विजय के क्या कारण रहे वह मैं आपको बताऊंगी, और भारतीयों की असफलता के क्या कारण रहे, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।